काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,445 करोड़ रुपए की पीएम मित्र योजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। त्योहार के मौसम से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान। स्वामित्व सिर्फ कानूनी दस्तावेज मुहैया कराने की योजना नहीं, बल्कि गांव में विकास और विश्वास का नया मंत्र। मध्य प्रदेश में योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद। 1,71,000 लाभार्थियों को सौंपे गए ई संपत्ति कार्ड। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन ने की विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात। दक्षिण एशिया संबंधित क्षेत्रीय, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा। व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर जोर। विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात। G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में शामिल होने रोम पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 7 से 9 अक्टूबर तक सम्मेलन। महामारी के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और रोजगार पर संकट विषय पर साझा करेंगे विचार। कई देशों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। दो 2021 के रसायन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। जर्मनी की बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को मिला पुरस्कार। असिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और टेक्सटाइल के वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए सरकार ने आज अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के पीएम मित्र पार्क योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से देश में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। इस साल के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी।
सरकार ने टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र योजना का ऐलान किया है। पीएम मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना में 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इस पर 5 वर्षों में 4,445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर और निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र योजना आज उनके नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव किए। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में, और 7 नए टेक्सटाइल पार्क्स पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। पीएम मित्र योजना में एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा। एक ही जगह पर पूरी वैल्यू चेन मौजूद होने से लॉजिस्टिक्स की कीमत भी घटेगी। पूरी जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, चाहे वो कापूस बनाना, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और भारत के बाजार या अंतर्राष्ट्रीय बाजार जहां भी उनकी डिमांड है उसको भेजना, इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये एक इंटीग्रेटेड पार्क का कॉन्सेप्ट, इसके 2 अंश होंगे। एक है डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30%, अनुमानित प्रोजेक्ट कॉस्ट 1700 करोड़ रुपए है एक एक पार्क का, 30% यानी 500 करोड़ रुपए नए पार्क में, और जो ब्राउनफील्ड पार्क है जिसमें कुछ मात्रा में काम हो चुका है उसमें 200 करोड़ रुपए तक एक एक पार्क में एज डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। पीएम मित्र के लिए जगहों का चयन तय मानदंड के आधार पर एक चैलेंज मेथड से किया जाएगा और कंपटीशन होगा पर एक पारदर्शी तरीके से चैलेंज रूट में कि कौन सा राज्य अधिक सुविधाएं देता है, सस्ती जमीन देता है, सस्ती बिजली और पानी उपलब्ध कराता है, किसके यहाँ पे जो लेबर की सिचुएशन है वो काफ़ी मात्रा में संतुलन में है, कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते पानी और बिजली की उपलब्धता भी पर्याप्त हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जहाँ डिमांड हो। तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और उसके साथ ही त्योहार से पहले सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए इस साल के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान भी कर दिया है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में फैसला लिया गया। सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि रेलवे के कर्मचारियों को दशहरे के पहले ही बोनस का भुगतान हो जाएगा। इस फैसले से 11,56,000 रेल कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इससे रेलवे पर 1,985 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। इस साल भी 78 दिन के बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को, और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज़ इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने 19 जिलों के 3,000 गांवों में 1,71,000 लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से भारत में गांव के विकास को नया आयाम मिलेगा। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नोलॉजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। ये जो ड्रोन उड़ रहा है वो भारत के गांवों को
नई उड़ान देने वाला है। ड्रोन वैज्ञानिक विधि से घरों का नक्शा खींच रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं। अभी तक देश के करीब 60 जिलों में ड्रोन ने ये काम पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के गांवों की संपत्ति और रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बेहद जरूरी है। जब रिकॉर्ड ही स्पष्ट नहीं होता तो ऐसे विकास कार्यों में सालों साल लग जाते हैं। इस अव्यवस्था से भारत के गांवों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भारत के गांवों ने मिलकर एक लक्ष्य पर काम किया। उन्होंने कहा कि गरीब को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद अब गांव के लोगों को बैंकों से आसानी कर्ज मिलने वाला है। तो हमने प्रयास किया है कि गरीब को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसको सर झुकाना ना पड़े। शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांव में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुके हैं। योजना में नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पीएम केयर्स फंड की सहायता से निर्मित किए गए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएम केयर्स फंड की मदद से बने ऑक्सीजन संयंत्रों का प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। साथ ही देश के सभी जिलों में इन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक पीएम केयर्स फंड के तहत देश भर में कुल 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। इनमें से 1100 से अधिक संयंत्रों की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 1750 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। देश के प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र शुरू करने की योजना में पर्वतीय इलाकों, द्वीपों, दूरदराज के क्षेत्रों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले एक समूह से मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की। स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक क्षेत्र और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने उपराष्ट्रपति के साथ इस बातचीत में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई निस्वार्थ सेवा की सराहना की। इन समूहों के साथ बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को युद्ध स्तर पर दूर करने की अपील करते हुए सलाह दी कि केंद्र और राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को एक प्रगतिशील तरीके से बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी के 2.5% तक करने की कोशिश की जानी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में संसदीय प्रतिनिधिमंडल G20 देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली पहुंच चुका है। 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से 9 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान महामारी के कारण सार्वजनिक, सामाजिक और रोजगार संकट से जुड़ी चर्चा में शामिल होंगे। महामारी के कारण समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और रोजगार पर संकट विषय पर लोकसभा अध्यक्ष अपने विचार भी साझा करेंगे। सम्मेलन से इतर लोकसभा अध्यक्ष दूसरे देशों के संसदीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर PPK रामाचार्यालु भी शामिल हैं। सम्मेलन के बाद एक साझा बयान जारी किया जाएगा। G20 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 80% और वैश्विक व्यापार के 75% से
अधिक के साथ साथ दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में हुई शिखर वार्ता के नतीजों को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन भारत दौरे पर हैं। आज दिल्ली में अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला से मुलाकात की। बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, 2+2 के अलावा एशिया प्रशांत की स्थिति, क्वाड के माध्यम से सहयोग में विस्तार, अफगानिस्तान, कोविड वैक्सीन में सहयोग और आर्थिक सहयोग के मुद्दे शामिल रहे। चर्चा के दौरान दोनों अधिकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के अलावा चीन और पाकिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा की। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि बातचीत में दोनों देशों के बीच में सहयोग के रोड मैप पर चर्चा की गई। आर्थिक मुद्दों पर आगे की बातचीत के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा सचिव अजय कुमार जल्द ही अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। अमेरिकी उप विदेश मंत्री गुरुवार को मुंबई में व्यापार जगत के लोगों से मुलाकात करेंगी और शुक्रवार को वो पाकिस्तान की यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर्नाटक दौरे पर हैं। वो कल चामराजनगर के आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शिक्षण अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं 8 अक्टूबर को श्रृंगेरी में श्री शारदा पीठम और शंकर अद्वैत अनुसंधान केंद्र का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लेह में 2 दिवसीय MSME व्यवसाय निवेश और रोजगार सृजन एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया। उन्होंने लद्दाख के सभी उद्यमियों को केंद्र से हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल पर व्यापार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की है। इस पर 11,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल विधानसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगी। संसदीय मंत्री पार्थ चटर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी समेत 3 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्यों के युवाओं को तकनीक सशक्तिकरण के लिए स्मार्टफोन या फिर टैबलेट देगी। इस योजना पर करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। ईडी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में अपने नए केंद्र को चालू करके देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना तीसरा उप क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। नया कार्यालय अगरतला में एयरपोर्ट रोड पर नाटू नगर में आज से शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर के में श्रीनगर में आतंकवादियों ने 2 घंटे के भीतर 3 नागरिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने बिंदूर मेडिकल के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या की। बिंदूर की हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट की 3 तीर्थयात्रियों की संख्या पर लगी सीमा हटाने के बाद उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के बारे में नई मानक संचालन प्रक्रिया घोषित की है। यात्रा से पहले स्थानीय लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की शर्त हटा दी गई है। श्रद्धालु कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 15 दिन बाद ही यात्रा शुरू कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर नीलकंठ तिवारी ने इसका शुभारंभ किया। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस रामलीला में बॉलीवुड के कई स्टार रोल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड के कारण सुरक्षा उपायों के मद्देनजर दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा समितियों से पंडालों में खुली जगह रखने और उसको चारों ओर से खुला रखने का निर्देश दिया है। पूजा पंडालों और आसपास के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी।
उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1960 के बाद से ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब दक्षिण पश्चिम मानसून देरी से जा रहा है। मानसून की वापसी आमतौर पर 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। कोरोना संक्रमण के बाद हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस और लॉकडाउन की वजह से अभिभावकों के पास पैसे की कमी से करीब 3000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। अलीगढ़ में लॉकडाउन के झटके से उबरने के बाद पीतल कारोबार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। यहां हिंदू और मुस्लिम मिलकर पीतल की मूर्तियां बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 5 कांग्रेस के नेता लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान पहले ही कर दिया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लखीमपुर मामले की न्यायिक जांच की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करेंगे। किसानों और अधिकारियों के बीच में हुई बातचीत के बाद इसका ऐलान किया गया था। दो 2021 के रसायन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस साल यह सम्मान जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को दिया गया है। दोनों को यह पुरस्कार असिमेट्रिक ऑर्गन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है। अंतरिक्ष में दुनिया की पहली फिल्म की शूटिंग करने के लिए रूसी अभिनेत्री और निर्देशक अंतरिक्ष के अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं। अभिनेत्री यूलिया पेरेसील्ड और निर्देशक क्लिम शिपेंको रूसी सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रवाना हुए। उनके साथ 3 अंतरिक्ष यात्राएं पूरी कर चुके अनुभवी यात्री एंटन शाकाप्लेवरोव भी गए हैं। फिल्म का नाम है द चैलेंज और नाम के मुताबिक इसकी शूटिंग भी टीम के लिए एक चैलेंज है। यह फिल्म एक महिला डॉक्टर की कहानी है जो कि अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए ISS की उड़ान भरती है। फिल्म की शूटिंग के लिए टीम को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई। चैलेंज के अलग अलग सीन्स को फिल्माने के लिए टीम स्पेस में 12 दिन बिताएगी और इसी के साथ रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। टीवी जगत के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभा चुके एक्टर अरविंद त्रिवेदी का आज निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अरविंद त्रिवेदी ने रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार निभाया था, जिसको काफी पसंद किया गया। अरविंद त्रिवेदी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने गुजराती रंगमंच से की थी। अरविंद त्रिवेदी ने 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया। साल 2002 में उन्हें सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC का एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया गया था। अरविंद त्रिवेदी ने राजनीति में भी अपना परचम लहराया। उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। अरविंद ने न सिर्फ गुजरात के साबरकांठा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बल्कि रावण के पौराणिक किरदार की सफलता के बूते चुनाव भी जीता और साल 91 से 1996 तक वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद त्रिवेदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर एक संदेश भी दिया और कहा कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया है, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति भी जुनूनी थे। भारतीयों की आने वाली पीढ़ियां उन्हें टीवी सीरियल रामायण में उनके काम के लिए याद करेंगी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इससे पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रिहर्सल के दौरान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आवाज से आसमान गूंज उठा और तालियां बजाकर लोगों ने जवानों की हौसला अफजाई की। इस बार वायुसेना दिवस की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम रहेगी। तो आप भी वायुसेना के इस रोमांच भर देने वाले
दृश्यों का आनंद लीजिए और मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।